नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में उत्तराखंड रोडवेज की पुरानी मॉडल की डीजल बसों पर रोक का समाधान निकाल लिया गया है। उत्तराखंड रोडवेज को अब 200 नई बसें मिलेंगी। रोडवेज को BS6 मॉडल की 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी मिल गई है। 100 CNG बसों को भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। इस दौरान 200 बसों के आने से दिल्ली रूट पर रोडवेज की सभी 504 सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। बता दें कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश के बाद परिवहन सचिव ब्रिजेश कुमार संत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके कैंट रोड स्थित आवास में मुलाकात की और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव और परिवहन सचिव ने बैठक कर हालात पर चर्चा की। बैठक में रोडवेज बोर्ड ने कई महीने पूर्व पारित 175 बसों की खरीद के प्रस्ताव पर चर्चा की। इस दौरान आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली रूट पर रोडवेज की 504 बसें सेवाएं दे रही हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की वजह से पुराने मॉडल की डीजल बसों पर रोक लग चुकी है। वहीं दिल्ली की रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम के MD डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने इस दौरान कहा कि नए नियमों के तहत दिल्ली में BS3 और BS4 की बसें नहीं चल पा रही हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम लगातार दिल्ली में बसों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। किसी भी यात्री को इस दौरान परेशानी ना हो, इसके लिए निगम की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली रूट पर निगम की करीबन 300 बसें चल रही हैं। इसके तहत 181 CNG बसें, 12 वोल्वो बसें और 103 नई बसें जो कि BS6 श्रेणी की हैं। ऐसे में सभी बसें दिल्ली रूट पर संचालित की जा रही है। ट्रैफिक गाइडलाइंस थी, उनके तहत हम जो पुरानी हमारी BS3 और BS4 की बसेस थी वो नहीं चल पा रही हैं। वर्तमान में जो हमारी बसेस चल रही हैं वो तकरीबन 181 CNG बसेस अभी हमारे दिल्ली रूट पे चल रही हैं। उसके अलावा 12 वोल्वो बसेस चल रही हैं BS6 की, और हमने जो नई बसेस खरीदी थी अभी 130 जो बसें आनी थी उसमें से 103 बसेस अब तक आ चुकी हैं। तो इन बसों की सहायता से, ये तकरीबन 300 के आसपास बसेस हैं, इनकी सहायता से हम दिल्ली रूट पर आवागमन कर रहे हैं। जहां पर आवश्यकता पड़ रही है, जैसे वोल्वो बसेस में, हम उनके फेरे भी। वहीं केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में हुए मतदान को लेकर अब सियासी दल अपनी हार जीत के कई मायने निकाल रहे हैं। उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत 57% रहा, जिसमें अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को टेंशन हो गई है। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस दौरान मतदान के बाद भी गर्मी ठंडी नहीं पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि मतदान का प्रतिशत 57% रहा, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान हुआ था और तब इस सीट पर बीजेपी की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत जीती थी। इस दौरान मतदान प्रतिशत कम होने के बाद बीजेपी कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि इस चुनाव को बीजेपी बड़े अंतर के साथ जीतने जा रही है, क्योंकि जनता बीजेपी सरकार के विकास कार्यों के साथ खड़ी है। वहीं कांग्रेस तर्क दे रही है कि मतदान का जो प्रतिशत कम रहा है वो सरकार के विकास कार्यों के प्रति जनता की उदासीनता है। केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शुरू से जीत के दावे कर रही है, और अगर जीत के दावे कर रही है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन का जो जनादेश होता है वही फैसला करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और जनादेश 23 तारीख को आएगा। तो निश्चित तौर पर भाजपा को तब तक धैर्य रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 7 सालों से केदारनाथ की जनता ने लगातार सरकारी उपेक्षा झेली है, बेरोजगारों की फौज घर घर में खड़ी है,
चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाओं से जाति का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जो टोटल पोल हुआ है 53,526 जो ईवीएम में आया है, उसका 60% से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को। तो वहीं केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में हुए मतदान को लेकर अब सियासी दल अपनी अपनी जीत हार के दावे कर रहे हैं। उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत 57% रहा, जिसमें अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही टेंशन बढ़ा दी है। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मतदान का प्रतिशत यानी मतदान की अगर बात करें तो वो 57% रहा, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान इससे ज्यादा हुआ था और तब इस सीट पर बीजेपी की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत जीती थी। बीते 4 चुनावों में यह सबसे कम मतदान प्रतिशत है। ऐसे में मतदान प्रतिशत का कम होना, इसको लेकर भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जहां कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का काम अच्छा नहीं था, यही वजह है कि अब की बार जनता घरों से बाहर नहीं निकली और जनता उदासीन थी। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी जीत का भी दावा कर दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस चुनाव को बीजेपी बड़े अंतर के साथ जीतने जा रही है, क्योंकि जनता बीजेपी सरकार के विकास कार्यों के साथ खड़ी हुई है। तो केदारनाथ में हुए मतदान को लेकर अब अलग अलग तरह से उसके मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि बीते 4 चुनावों में ये सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा है, यानी अब की बार जो केदारनाथ में उपचुनाव हुए सबसे कम मतदान प्रतिशत 2024 में हुए उपचुनाव का रहा। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक किशोर उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी रिया जी, नमस्कार जी। किशोर जी, जिस तरह से उपचुनाव की अगर बात करें, केदारनाथ उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बीते 4 चुनावों में सबसे कम रहा है 57%। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? नहीं, मतदान जरूर कम रहा है, लेकिन इस समय विवाह वगैरह के बहुत से इस समय जो है वो सीजन है, तो अधिकतर लोग उसमें भी व्यस्त रहे। और दूसरा जो है, जो विपक्ष है वो वोटर को जो है वो प्रभावित नहीं कर पाया। असली में क्या होता है कि जब आप देखेंगे कि सत्ताधारी दल के खिलाफ अगर किसी तरह का भी अगर असंतोष हो तो उस समय वोटर बहुत बाहर निकलता है। तो इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। और विशेष नहीं, क्योंकि किशोर जी, कांग्रेस का यहाँ पर आरोप है कि जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, जो मतदान प्रतिशत का ग्राफ कम हुआ है, उसके पीछे वजह यह है कि जनता बीजेपी के काम से खुश नहीं है, जनता उदासीन थी, इसलिए घरों से बाहर ही नहीं निकले लोग। नहीं, अगर इस तरह की बात होती, अगर असंतोष जब होता है ना, तो लोग जो वहां पर बैठा हुआ है या जो सरकार है तो उसके खिलाफ बाहर निकलती है। तो मुझे ये लगता है, मेरा 80 से चुनाव का जो अनुभव रहा है, मैंने 80 का चुनाव भी देखा है, लोकसभा का भी और विधानसभाओं के 81 के भी, कि तब से लेकर के अब तक ये ट्रेंड रहता है कि अगर लोग नाखुश हैं तो वो ज्यादा करके बाहर आके वोट देते हैं सत्ता के खिलाफ। केदारनाथ में मुझे लगता है कि विपक्ष कहीं है ही नहीं। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ के प्रति असीम श्रद्धा है और जिस तरह से उन्होंने वहां पर काम किए हैं। 19 में भी आपने देखा होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और उस समय अलग अलग सब बातें कर रहे थे, तो वो जब केदारनाथ में रहे तो उसके बाद जो है 14 के चुनाव से ज्यादा। क्योंकि उपाध्याय जी, वो बात मैं मानती हूँ आपकी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहता है, पूरा क्लीन स्वीप किया, लेकिन ये बात भी आप मानेंगे, कांग्रेस का यही कहना है कि पहले फैजाबाद, बद्रीनाथ और अब केदारनाथ। नहीं, वो कुछ भी कहें, ये तो परसों जो है 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा। और मुझे ये लगता है कि हम बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी और आशा जी का काम, वो पहली विधानसभा में हम दोनों साथ में थे 2002 में,
जिस तरह से वो वहाँ के काम। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी जी जुड़ चुके हैं। नैथानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद धन्यवाद। नैथानी जी, हमारे साथ किशोर उपाध्याय जी भी मौजूद हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है, 100% कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर। और जिस तरह से नैथानी जी, अगर केदारनाथ की बात करें, जो मतदान प्रतिशत अब की बार बीते 4 चुनावों में सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा है उपचुनाव का, क्या कहिएगा, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कम मतदान प्रतिशत तो उसका एक कारण ये भी रहा कि शादियां बहुत थी, कुछ लोग ज्यादा शादियों में रहे, लेकिन जो वोट पड़ा है वो कांग्रेस के पक्ष में पड़ा है ज्यादातर। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने प्रचार प्रसार में देखा, जनता की भावनाएं देखी, उससे ये लगा कि 100% कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां पर केदारनाथ शिला से लेकर के जो वहां पे यात्रियों को परेशानी हुई, जो वहां के स्थानीय जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार पे धक्का लगा, और जो मक्कू जो आपके वहां पे जो तुंगनाथ जी की डोली के उसमें जो रोकने का काम किया इन्होंने जी, उसमें उस घाटी में पूरा रिवर्स था भारतीय जनता पार्टी का। तो जनता उनके खिलाफ है और जनता ने पूरा कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। लेकिन हमें शक इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का जो प्रयोग किया है, पैसे बांटने का काम किया है, शराब पकड़ी गई, हमारे लोगों ने पकड़ी है चोपता में, तो इस तरीके से जो इन्होंने पूरे तरीके से चुनाव को एक किस्म से अभद्र तरीके से लड़ने का जो प्रयास किया है, मुझे लगता नहीं कि जनता इनके बहकाव में आएगी। अच्छा नैथानी जी, क्योंकि बीजेपी का कहना है जिस तरह से पीएम मोदी को वो केदारनाथ से जोड़ते हैं, या डबल इंजन की सरकार हो, या जिस तरह से विकास हुआ है, इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार केदारनाथ में चुनावी ताल ठोकी थी। क्या कहिएगा? बीजेपी का कहना है कि हम 100% कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर, और ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है नैथानी जी क्योंकि अगर केदारनाथ कांग्रेस जीतती है तो जो जीत का मोमेंटम बद्रीनाथ और मंगलौर जीतकर मिला था, उसको और बल मिलेगा, उसको और जोर मिलेगा। निश्चित तौर से जोर बल मिलेगा, और निश्चित तौर से जो मोदी जी को जोड़ते हैं केदारनाथ के उससे, अरे सबसे ज्यादा तो हमारे लोगों की तपस्या है वहाँ। हमारी जब सरकार थी कांग्रेस की, उस समय हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, जो रास्ते उस समय बने थे उन रास्तों को ही मेंटेन नहीं कर पाए। ये की बात कहाँ करते हैं ये? आपके सीतापुर से और सोनप्रयाग तक का ट्रैक ये सब सुव्यवस्थित नहीं कर पाए। यात्रियों को जो है रजिस्ट्रेशन के नाम पे दूसरी जगह भेजा गया, और पूरी यात्रा, हमारी तो यात्रा जो है वो हमारी इकोनॉमी है, हमारी रीढ़ की हड्डी है यात्रा, उसको पूरी तरह से इन्होंने डैमेज किया। तो विकास की तो बात छोड़िए आप, जो सड़कें हैं उनके बहुत बुरे हाल हैं, स्कूलों की स्थिति ऐसे मास्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और जो स्थानीय स्तर के जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों से अगर आप पूछेंगे तो आज वो थका सा महसूस करता है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने पक्ष किए, जिन्होंने एमपी में जो चुनाव में उनको समर्थन दिया, वो लोग खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, और उन्होंने कहा कि हम इसको किसी चलिए, यानी आप कह रहे हैं जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के काम से नाखुश है? बिल्कुल बिल्कुल, काम ही नहीं है, नाखुश का काम ही नहीं किया, इस वजह से नाखुश है। ठीक है, हमारे साथ किशोर उपाध्याय जी भी हैं। उपाध्याय जी, नैथानी जी कह रहे हैं बीजेपी ने काम ही नहीं करा, चाहे सड़कों की हालत देख लीजिए, चाहे स्कूलों की हालत देख लीजिए, बीजेपी ने काम नहीं करा, और यही वजह है कि जनता जो है नाखुश है भारतीय जनता पार्टी से, और यही वजह है कि मंगलौर और बद्रीनाथ में सबक सिखाया भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, वो पक्ष जो है वो मंगलौर और उस पर जो है नहीं, लेकिन उपाध्याय जी ये बात तो सच है ना, मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों बीजेपी हार गई थी। नहीं, पर उस पर वो अपना जो है आधार बना रहे हैं। चलिए ठीक है, बाकी मुझे लगता है केदारनाथ कौन जीतता है इसके लिए हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उपाध्याय जी, नैथानी जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात देहरादून से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई नगर निकाय को लेकर। इस दौरान ये बैठक हुई, जल्द निकाय चुनाव कराने पर इस दौरान मंथन हुआ है, टिकटों को लेकर भी मंथन हुआ है।
कई विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। संगठन महामंत्री और महानगर अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आगामी चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण बैठक हुई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और जल्द निकाय चुनाव कराने पर मंथन हुआ। साथ ही टिकट बंटवारे को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया गया। कई विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। संगठन महामंत्री और महानगर अध्यक्ष भी बैठक में शामिल रहे। तो अब केदारनाथ उपचुनाव के बाद तमाम राजनीतिक दल आगामी चुनाव में जुट गए हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज महत्वपूर्ण बैठक की। वहीं केदारनाथ उपचुनाव के बाद अब छात्र संघ चुनाव और निकाय चुनाव के साथ साथ पंचायत चुनाव में भी देरी होने की संभावना देखने लगी है। ऐसे में चुनाव में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि राज्य में ना तो अभी तक छात्र संघ चुनाव सरकार करा पाई है और ना ही निकाय या पंचायत चुनाव पर कोई फैसला लिया गया है। ऐसे में सरकार को खुद पर भरोसा नहीं है, इसलिए इन चुनावों को टालने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि एक तरफ के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने का काम करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में राजनीति की पहली सीढ़ी कही जाने वाले छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के कथनी और करनी में आप जनता भी फर्क देखने लगी है। रूप से जो निर्णय क्षमता है वो इस सरकार में दिखाई नहीं पड़ती। केवल छात्र संघ चुनाव की बात नहीं है, निकाय चुनाव कहां है प्रदेश के, पंचायत चुनाव कहां है प्रदेश के। छात्र संघ चुनाव 20 सितंबर तक हो जाने चाहिए थे, निकाय चुनाव पिछले 2023 के 4 दिसंबर तक हो जाने चाहिए थे, और तो और इस 20 नवंबर को यानी कि आज की तारीख में पंचायतों का भी कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके भी निकट भविष्य में चुनाव होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्योंकि मुख्यमंत्री गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, नुक्कड़-नुक्कड़ नहीं देख सकता अपना एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए ये छोटी सरकार। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ किसानों को वितरित की जाने वाले खाद और जो खाद है उसकी उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा की। इस दौरान विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को खाद और उर्वरकों वितरण के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान वितरण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को समय पर खाद और उर्वरक वितरण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उर्वरक की वितरण की व्यवस्था के साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए भी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में जिस समय फसलों की बुआई का काम किसानों के द्वारा किया जा रहा है, वहां प्राथमिकता से खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। वहीं उत्तराखंड में क्रमबद्ध तरीके से हो रहे चुनाव के चलते बीजेपी भी सिलसिलेवार अपनी रणनीति को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून मुख्यालय में अहम बैठक की, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है और प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में किस तरह से पार्टी की रणनीति होनी चाहिए और प्रत्याशियों का चुनाव कैसे करना है, इस पर आज चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी अब आगामी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में आज देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल रहे। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया। साथ ही प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी चर्चा की गई।
चलिए अब बात करते हैं इंडिया वॉइस की उस मुहिम की जो प्रशासन को जगाने के लिए हमने अपने मंच से उठाई है। मसला परिवहन विभाग और आरटीओ की नाकामी से जुड़ा हुआ है। जी हां, मामला सेना की पिथौरागढ़ में चल रही भर्ती के दौरान युवाओं को हो रही दिक्कत परेशानी का है। मंगलवार से लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे युवा जान जोखिम में डालकर सेना की भर्ती के लिए सफर तय कर रहे हैं, जिसके बाद आरटीओ ने दावा किया कि व्यवस्थाओं को सुधार लिया जाएगा, मगर विभाग के कानों पर जू नहीं रहेंगी। बाकायदा बुधवार को सेना भर्ती के दौरान 20,000 से ज्यादा युवा गेट तोड़कर भर्ती स्थल में घुस गए। एक साथ इतने अभ्यर्थियों को आता देख जिला और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। भीड़ को काबू करने के लिए जब लाठियां फटकारी गई तो उससे भगदड़ मच गई, जिससे कई युवा घायल भी हो गए। भगदड़ की खबर के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से गंभीर रूप से घायल 2 युवाओं को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जबकि कई लोग इस घटना में मामूली रूप से घायल हो गए हैं। भगदड़ की वजह से आर्मी गेट भी टूट गया है, जिसे फायर ब्रिगेड की गाड़ी से सहारा देकर रोका गया। वहीं भगदड़ मचने के दौरान पूरे ग्राउंड में युवाओं के जूते, फटे बैग बिखरे पड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मामले पर हमने आरटीओ संदीप सैनी से अपडेट लेना चाहा तो उन्होंने फोन तक उठाना सही नहीं समझा, फोन तक उठाने की जहमत नहीं की। इससे एक दिन पहले आरटीओ संदीप सैनी ने जब परिवहन की अव्यवस्थाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना पलड़ा झाड़ते हुए परिवहन विभाग और प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। अब सवाल यह है कि छात्र जो भर्ती परीक्षा के लिए आए हैं उन्हें वापसी भी करनी है। ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां होने वाली है? सवाल ये कि क्या कोई बड़े हादसे इंतजार हो रहा है उसका? वहीं नगर पालिका परिषद के 2 कर्मचारियों के बीच छिड़ी जंग अब विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस जंग के दौरान अब नगर पालिका परिषद के कर्मचारी कमलदीप को उस समय भारी विरोध का सामना करना पड़ा जब उस पर लिखाए गए मुकदमे के बाद उसकी तरफ से भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके विरोध में सभी पालिका कर्मी कमलदीप के खिलाफ लामबंद होकर नगर पालिका के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि पुलिस ने कमलदीप की तहरीर पर 10 दिन के बाद तहरीर दर्ज की है, जो कि बिल्कुल गलत है, और जब तक उन पर लिखा मुकदमा वापस नहीं होगा तब तक वो हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और जो है हमारे खिलाफ कर्मचारियों के पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज कराने के कारण की गई है, और हमारे वरिष्ठ सहायक हैं कमलदीप, उनके द्वारा जो है हमारे कर्मचारी संजय कुमार दफ्तरी के साथ झगड़ा किया गया, मारपीट की गई, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी है। उनका कुछ झगड़ा था जिसकी तहरीर पुलिस थाने में दी गई अधिशासी अधिकारी के द्वारा, और उनके ऊपर जो है श्री कमलदीप के मुकदमा दर्ज कराया गया। उसके 7-8 दिन बाद अचानक फर्जी तरीके से कर्मचारियों के 4 कर्मचारियों के खिलाफ का आपसी मामला था, लड़ाई झगड़ा हुआ था 7 तारीख को। उसमें लेन-देन का मामला था इनका, तो गाली गलौज हुई आपस में, और इनके द्वारा जो है कमलदीप द्वारा संजय कुमार है हमारा दफ्तरी, उन पे मतलब डंडा लेके वार किया गया पीछे से। तो उसका सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ है, पुलिस ने उसकी जांच भी की आके, और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। लेकिन फिर 7 दिन बाद लगभग 14 तारीख को पुलिस द्वारा यहाँ के अन्य कर्मचारियों को, नगर पालिका में कर्मचारियों को मुकदमा दर्ज किया गया। तो उसी के आक्रोश में सारे कर्मचारी हड़ताल आज कर रहे हैं। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। फर्जी मुकदमा जो है पुलिस जब तक उसको समाप्त नहीं कर देती, जब तक जो है हड़ताल रहेगी, और कमलदीप के विरुद्ध जब तक। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में अब की बार वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा, कुल 57% मतदान हुआ है। उपचुनाव में गिरा मतदान का प्रतिशत पिछले 4 चुनावों से ये मतदान सबसे ज्यादा कम हुआ है। 2022 चुनाव में 66% मतदान हुआ था। वहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों की ही दिल की धड़कनें इस मतदान प्रतिशत ने बढ़ा दी है। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।